यह स्वतंत्र भारत का पहला घोटाला था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। उस समय पूरे भारत के अखबारों में एक ही हेडलाइन थी और वो थी जीप घोटाला। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा था। जब लंदन की इस फर्म के साथ वीके कृष्ण मेनन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब न तो रक्षा मंत्रालय को इन्फॉर्म किया जाता है और न ही भारतीय सेना को। समझौता होने के बाद केवल 155 जीपें ही भारत पहुंची और वो भी एकदम घटिया क्वालिटी की जीपें थी। दिया गया पैसा वापस कभी नहीं मिला। कि ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मामले में इंटरफेयर किया क्योंकि मेनन साहब उनके करीबी मित्र और सलाहकार थे। दोस्ती निभाओ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह। देश जाए भाड़ में। जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था तब भारत की भोली भाली जनता को लगा कि अब तो भारत की तरक्की होगी, भारत एक समृद्ध और सुखी देश बन जाएगा जहां पर अंग्रेजों का अत्याचार नहीं होगा, भारत के लोगों की खुद की सरकार होगी जो भारत के लोगों के लिए सोचेगी और उनके हित में काम करेगी। लेकिन भारतीय लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं किया था और एक खबर आती है जीप घोटाला। Can you believe it? After all this hope, यह स्वतंत्र भारत का पहला घोटाला था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। उस समय पूरे भारत के अखबारों में एक ही हेडलाइन थी और वो थी जीप घोटाला। आखिर क्या था जीप घोटाला और वर्तमान समय में इस घोटाले की इतनी चर्चा क्यों नहीं होती है? वीडियो को लास्ट तक देखना समझ में आ जाएगा। यह बात है 1948 की जिसमें भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक तरफ पाकिस्तान बन गया था और दूसरी तरफ भारत। ये घोटाला तब होता है जब दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा था। तब भारतीय सेना को तत्काल 2000 जीपों की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में उस समय भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन को जीप खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वीके कृष्ण मेनन, इस नाम को याद रखना दोस्तों क्योंकि यह पूरा घोटाला इन्हीं के आसपास घूमेगा। 1948 का जीप घोटाला स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहला बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था जिसने न केवल तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाए बल्कि भारत की नवगठित नेहरू सरकार की ईमानदारी पर भी एक काला धब्बा लगाया। ये घोटाला कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने ये दिखाया कि कैसे सत्ता में बैठे लोग नियमों को दरकिनार कर सकते हैं और जवाबदेही से बच सकते हैं और देश में भ्रष्टाचार कर सकते हैं। इन 2000 जीपों को खरीदने के लिए भारत सरकार 80 लाख रुपए का बजट निकालती है। उस समय 80 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। जब वीके कृष्ण मेनन को यह जिम्मेदारी दी गई थी तब उन्होंने लंदन की एक विदेशी फर्म के साथ साझेदारी की जिसमें उन्होंने 2000 जीपों का ऑर्डर दिया था। अब आप सोचो कि जिस देश ने हमें इतने सालों तक लूटा था उसी देश से हम जीप खरीद रहे हैं और उसमें भी घोटाला हो रहा है, यानी कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रखा गया। अब इसमें आगे क्या होता है कि वीके कृष्ण मेनन उस फर्म को 80 लाख का 65% पैसा पहले ही कंपनी को दे देते हैं। जब लंदन की इस फर्म के साथ वीके कृष्ण मेनन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब न तो रक्षा मंत्रालय को इन्फॉर्म किया जाता है और न ही भारतीय सेना को। जब भी वाहन, हथियार या रक्षा के क्षेत्र में चीजें खरीदी जाती है तब भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ उसे चेक किया जाता है कि जो चीजें खरीदी जा रही है वो सही भी है या नहीं, उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाता है। लेकिन इन जीपों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीके कृष्ण मेनन ने मनमाने तरीके से ब्रिटिश फर्म को ऑर्डर दे दिया और आपको यह जानकर शॉक लगेगा कि मेनन ने जिस ब्रिटिश फर्म को जीपों को ऑर्डर दिया था उस फर्म या कंपनी की वैल्यू सिर्फ 605 पाउंड थी। न ही कंपनी का बड़ा नाम था, न ही जीपें बनाने का अनुभव था। इसके बावजूद भी मेनन ने इस कंपनी को जीप बनाने का ऑर्डर दिया था और यह समझौता कोई नई जीप के लिए नहीं हुआ था बल्कि रिफर्बिश्ड जीप भारतीय सेना को देने के लिए हुआ था। समझौता होने के बाद केवल 155 जीपें ही भारत पहुंची और वो भी एकदम घटिया क्वालिटी की जीपें थी। भारतीय सेना ने इसकी शिकायत की कि जो जीपें भारत आई है वो एकदम खराब गुणवत्ता वाली है, चलते चलते ही बंद हो जाती है और कुछ तो कई घंटों तक चालू ही नहीं होती है। तो फिर रक्षा मंत्रालय ने उन जीपों को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अब कृष्ण मेनन ने एक और कंपनी SCK एजेंसी के साथ एक और समझौता किया जिसमें पुरानी कंपनी द्वारा हुए नुकसान की भरपाई की बात की थी। लेकिन इस नई कंपनी ने भी 2 साल में केवल 49 जीपें ही भारत भेजी और मुआवजे का भुगतान करने से भी मना कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट में घोटाला कहाँ हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी की वैल्यू थी 605 पाउंड और प्रत्येक जीप का 300 पाउंड चार्ज कर रही थी, जबकि वही मेनन के समझौते में प्रत्येक जीप की कीमत लगभग 458.10 पाउंड थी, यानी कीमतें और लाभ के पैटर्न संदिग्ध थे। तो सवाल ये उठते हैं कि कंपनी 300 पाउंड चार्ज कर रही थी तो समझौते में इसकी कीमत 458.10 पाउंड क्यों बताई गई?
साथ ही जिस कंपनी की वैल्यू सिर्फ 605 पाउंड थी, न उसको कोई अनुभव था, तो उस कंपनी को ऑर्डर क्यों दिया गया? जब जीप की डिलीवरी नहीं हुई तो इस मामले ने तूल पकड़ा। सेना ने मंत्रालय से सवाल किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस मामले की जानकारी मिली, या फिर पहले से ही पता हो। तब इस घोटाले की जांच के लिए श्री कृष्ण चंद्र के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने पाया कि इस सौदे में गंभीर घोटाले हुए हैं और मेनन ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया था। सौदे के बावजूद केवल 155 जीपें ही भारत पहुंची और उनमें से भी अधिकांश खराब गुणवत्ता वाली थी। सेना के उपयोग के लायक नहीं थी। शेष जीपों की डिलीवरी कभी नहीं हुई और दिया गया पैसा वापस कभी नहीं मिला। जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन सरकार ने मेनन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मामले में इंटरफेयर किया, क्योंकि मेनन साहब उनके करीबी मित्र और सलाहकार थे। दोस्ती निभाओ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह। देश जाए भाड़ में। 30 सितंबर 1955 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने संसद को सूचित किया कि सरकार ने इस मामले को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने इस घोटाले को एक प्रशासनिक चूक बताया। जब यह घोटाला सामने आया था तब मेनन ने लंदन में उच्चायुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में उन्हें 3 फरवरी 1956 को नेहरू जी की कैबिनेट में शामिल कर दिया गया और वे रक्षा मंत्री बन गए। अब सोचो, रक्षा के क्षेत्र में मेनन साहब पर आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे और उनको उसी क्षेत्र में मंत्री बना दिया जाता है। और उनके रक्षा मंत्री रहते हुए ही भारत 1962 के युद्ध में चीन से हार गया था। पार्लियामेंट में इस घोटाले का बहस का रिकॉर्ड भी है। जीप घोटाला स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार की नींव रखने वाले शुरुआती मामलों में से एक था। इसने दिखाया कि कैसे राजनीतिक प्रभाव और दोस्ती कानून और जवाबदेही से ऊपर हो सकती है। ये घटना आज भी भारतीय राजनीति में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में याद की जाती है। अब आप सोचो, जिन अंग्रेजों को भगाने में भारत के लोगों ने इतनी मेहनत करी, आखिर में उनको मिला क्या? भ्रष्टाचार। सब कुछ पता होने के बावजूद उन्हें भारत सरकार में रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। मेरा बस इतना कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसने घोटाला किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।